हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सभी एनसीईआरटी क्लास 9th फिजिक्स की कक्षाएं यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले कक्षा 9 की एनसीईआरटी की हम सभी इसका जो सिलेबस है वो पहले देख लेते हैं। तो जो सिलेबस है यहाँ पर वो चैप्टर 8 से 12 तक यानी 8 से 12 तक फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये गति है। और अगला चैप्टर है यहाँ पर बल तथा गति नियम, और अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा और ध्वनि। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अध्याय 8 यानी चैप्टर 8 गति मोशन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड हम लोगों की है गति की, फर्स्ट चैप्टर, एक जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 8 से शुरू होता है एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी उसमें। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है गति मोशन। मोशन में सबसे पहला पार्ट है इसका विरामावस्था। जो फर्स्ट टॉपिक है विरामावस्था। क्या है विरामावस्था? लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था कहा जाता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है यहाँ से, और अभी मान लीजिए टाइम बजा है, टाइम मान लीजिए जो भी टाइम आप कुछ भी ले लें, मान लीजिए यहाँ पर 9 बजा हुआ है। 9 से जब टाइम आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, 9:01, 9:02, 9:03, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये पॉइंट ए पर ही है। यानी टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी समय बढ़ रहा है, लेकिन इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये वस्तु जहाँ पर थी इस स्थान पर, इसी स्थान पर स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये विरामावस्था में है। विराम का मतलब होता है रुकना। तो ये इस अवस्था में है, इस अवस्था को हम कहते हैं विरामावस्था। तो अगर समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, अगर कोई वस्तु अपने ही स्थान पर, एक ही स्थान पर बनी हुई है, तो ऐसी वस्तु की अवस्था को हम कहते हैं विरामावस्था। नेक्स्ट है आपका गति अवस्था। गति अवस्था क्या है? अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था और इस पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक चला जाए, इस ए से ये बी तक चला जाए टाइम के साथ साथ, यानी कि समय व्यतीत होने के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ये पहले यहाँ पर था पॉइंट ए पर, फिर उसके बाद पॉइंट बी पर पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि समय बदल रहा है, उसके साथ साथ इसकी अवस्था भी बदल रही है, स्थिति भी। इसलिए इस वस्तु की गति को हम कहते हैं गति अवस्था। तो विराम का मतलब है रुका होना, हुआ होना, और गति का अवस्था का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरल रेखीय गति। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सब एनसीईआरटी का सिलेबस है, पूरा एनसीईआरटी का मटेरियल है। लिखा हुआ है जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ से देखिए, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय पथ का मतलब है समतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ऐसी इस तरह की गति को हम कहेंगे सरल रेखीय गति। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, यदि एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर जा रहा है। मान लीजिए साइकिल सवार यहाँ पर है, इसको मैं इरेज कर दूँ। एक साइकिल सवार है, मान लीजिए, ज़रा मैं इसको इरेज कर दूँ। एक साइकिल सवार है मान लीजिए यहाँ पर, और वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है और सड़क सीधी है। तो इस प्रकार हम कहेंगे जो साइकिल सवार जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी जो गति है वो सरल रेखीय है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल इसका एक और दिया गया है। यदि एक लड़का एक फुटबॉल के मैदान में एक तरफ एक ही रेखा के साथ साथ चल रहा है तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है देखिएगा, अगला पार्ट है एक समान गति। एक समान गति का मतलब क्या है?
जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। क्या तात्पर्य है इसका? समान समयांतराल में समान दूरी मतलब ये कि एग्जाम्पल यहाँ से समझाया गया है इस चीज़ को, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर कि मान लीजिए एक कार है कोई 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी है और वो 10 मिनट में तय कर रही है, ठीक ना। फिर उसके बाद पुनः दूसरे मिनट में फिर अगला 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, फिर अगला 1 मिनट, उस अगले 1 मिनट में ये अगले 10 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। पहले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना समय यहाँ पर है, जितना समय यहाँ पर है, ये सारे समय के हिसाब से ये दूरी भी सेम है। यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर और यहाँ पर भी 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार की जो गति होगी इसे हम कहेंगे एक समान गति। यानी कि अगर कोई वस्तु समान समय में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, यानी समान समय में समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान गति। आइए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। असमान गति क्या है? असमान गति देखिए, जब कोई वस्तु समान अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। मतलब क्या कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली 1 किलोमीटर है, अगली डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और यहाँ पर मान लीजिए ये 5 मिनट ले रहा है और यहाँ पर भी 5 मिनट ले रहा है। तो टाइम तो समान है लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टाइम तो समान ले रहा है लेकिन दूरी अलग अलग चल रहा है, तो ऐसी वस्तु की गति को हम कहते हैं असमान गति। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। दूरी और विस्थापन। देखिए दूरी और विस्थापन में क्या विशेष अंतर है, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है देखिएगा। एक मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ऐसे एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, फिर और यहाँ का जो इसका आधार है ये मान लीजिए 3 मीटर है और इसका जो ये लंब है ये 4 मीटर है और इसका जो कर्ण है वो 5 मीटर है। सीधी सी बात है, ये 3 और 4 और 5 पाइथागोरस के पेपर में होती, समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है ए पॉइंट से और उसको सी पॉइंट पर जाना है तो वो 2 रास्ते तय कर सकती है, 2 रास्ते से जा सकती है। कैसे? या तो ये ए से बी तक जाए, पहला ये ए से बी तक जाए, उसके बाद बी से सी पर जाए, पहला रास्ता तो ये हो गया। दूसरा, या तो वो ए से सी तक डायरेक्ट जाए। तब क्या होगा, अगर वो ए से बी और बी से सी तक जाती है, देखिएगा इस फिगर में देखिएगा, ए से बी और बी से सी, तो उसको चलना पड़ेगा 3 + 4 बराबर 7 मीटर। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ए से सी तक जाती है तो उसे चलना पड़ेगा केवल और केवल 5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रारंभिक बिंदु है ए और ये फाइनल अंतिम बिंदु है सी। तो ए से सी तक यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो टोटल लंबाई होगी जो रास्ते की, उसे हम कहेंगे दूरी। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की जो टोटल लंबाई होगी उसे हम कहेंगे ये दूरी। विस्थापन फिर क्या है? विस्थापन है कि प्रारंभिक ये बिंदु और अंतिम ये बिंदु, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ये है न्यूनतम दूरी। देखिएगा पहले ही 4 3 7 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो टोटल लंबाई हो गई, कुल लंबाई हो गई। लेकिन यहाँ पर जो 5 मीटर है ये 5 मीटर न्यूनतम दूरी है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दूरी का मतलब है कुल लंबाई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की, और विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए चाल है। अब चाल क्या है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो चाल है ये दूरी पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? देखिए यहाँ पर दूरी आया शब्द, ठीक है, लेकिन जो वेग है ये विस्थापन पर डिपेंड करता है। यानी कि ये निर्भर है दूरी पर और ये निर्भर है विस्थापन पर, ठीक है। अब चाल क्या है? गति की दर चाल है। यानी गति को नापने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं चाल। तो चाल का जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं दूरी बटे समय, और उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा जो वेग है इसे हम कहते हैं विस्थापन बटे समय। इसे यहाँ पर देखिए फार्मूला है दूरी बटे समय और यहाँ पर फार्मूला है विस्थापन बटे समय।
ठीक ना। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो चाल का मतलब है दूरी बटे समय, और जो वेग है उसका मतलब है विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर देखिएगा, वेग में परिवर्तन की दर क्या है। अब वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन की दर का मतलब है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, और ये पॉइंट बी तक गया, उसके बाद ये पॉइंट सी तक गया। ठीक है, अब समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वेग था 3 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर इसका वेग था 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इसका वेग था 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कुल मिला के 3 पॉइंट पर इसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, और यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हम लोग निकालते हैं समय के हिसाब से निकालते हैं, समय से तुलना करके निकालते हैं परिवर्तन। तो जो परिवर्तन हम लोग निकालते हैं, इस परिवर्तन को जानने के लिए ही एक नई राशि बनाई गई है जिसे हम कहते हैं त्वरण। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निकालते कैसे हैं, ये निकालते हैं, देखिएगा कैसे निकालते हैं इसको निकालते हैं, फार्मूला इसका है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अब यहाँ से त्वरण के बारे में एक फैक्ट और भी कि त्वरण का मतलब क्या है। त्वरण का मतलब है कि त्वरण ये बताता है कि कोई वस्तु की गति में कितना परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या है, परिवर्तन का मतलब है कि उसके वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है त्वरण, और एक चीज़ लिखी हुई है ये मंदन। अब जो मंदन लिखा हुआ है, इस मंदन त्वरण में फिर अंतर क्या है। त्वरण जो है इसे हम कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं इसको आप यहाँ पर प्लस साइन लगा लीजिए और यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिए। अब क्या मतलब है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा, वेग बढ़ने का मतलब है अगर यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तब हम कहेंगे उसमें क्या है, तब उसमें है त्वरण। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और दूसरी तरफ गया, यहाँ पर इसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड था और आगे जाकर के इसका वेग 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें मंदन है। तो यानी कि अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा होगा तब हम कहेंगे उसमें धनात्मक त्वरण है, यानी त्वरण है, और जब किसी वस्तु का वेग कम हो रहा होगा तब हम कहेंगे उसमें ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन है। तो त्वरण जो है वो वेग को बढ़ाता है और मंदन वेग को कम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, गति के समीकरण। अब देखिएगा गति के समीकरण, गति जो हमने पढ़ी उसमें समीकरण कुछ प्रयोग होंगे। कौन कौन समीकरण प्रयोग होंगे। फर्स्ट जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। अभी बताता हूँ कि नीचे कौन सी चीज़ क्या है, इसमें कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ किया गया है। और s बराबर जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो यहाँ पर जो स्मॉल u यूज़ किया गया है, ये देखिएगा स्मॉल u ऊपर वाला, इसे हम कहेंगे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब है जिस वेग से किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है, ये प्रारंभिक वेग हो गया। अब उसके बाद जो यहाँ से v है ये अंतिम वेग, यानी मान लीजिए जाकर के ये कुछ देर के बाद 5 सेकंड के बाद इसने कोई दूसरा वेग प्राप्त कर लिया, ठीक है, कम या ज़्यादा कुछ भी। अगर त्वरण है तो ज़्यादा वेग प्राप्त करेगा, मंदन है तो कम वेग प्राप्त करेगा, लेकिन कुछ वेग जरूर प्राप्त कर लेगा। तो मान लीजिए ये v हो गया, ये अंतिम वेग हो गया। अब कितने समय में, जो समय लगेगा उसको यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो समय लगेगा उससे हम उस समय को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर देखिए t से, ठीक है। और जो त्वरण काम कर रहा होगा वो होगा a, ठीक। और जो दूरी चलेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखिएगा ये जो दूरी चलेगा कहाँ से कहाँ तक जाने में, ये a से b तक जाने में जो दूरी चलेगा इसे हम कहेंगे s। दूरी या विस्थापन कुछ भी हो सकता है। ये गति के समीकरण है, 3 समीकरण आप सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट एक पार्ट है यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति क्या है, देखिए एक समान वृत्तीय गति क्या है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक सर्किल ले लिया हमने, ठीक है। अब एक सर्किल जो हमने लिया, इस सर्किल के एक सीधी सी बात है, हर एक सर्किल में, हर एक वृत्त में एक केंद्र होता है। इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है,
ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक, तो ये जब वृत्त की परिधि के चारों ओर गति करेगा, इस वृत्त को केंद्र मान करके, निश्चित बिंदु को केंद्र मान करके, वृत्तीय पथ, ये जो का रास्ता है गोल है, वृत्तीय है, तो इसी पथ पर जब कोई वस्तु चलती है तो इसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको समान समय में समान दूरी तय करनी होगी, ऐसा हम लोग एक समान वाले में पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसा इसके ऊपर ऐसी गति होती है, वृत्त के पथ पर गति होती है, तो इसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये चैनल पर, ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।